नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून बिना किसी शर्त के वापस लिए जाएं, मगर सरकार ने कानून वापस लेने से मना कर दिया है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। वहीं शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और किसान दोनों को ही पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले और किसान अपने अपने घर लौट जाएं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शुक्रवार को पंजाब के कुछ और किसान सिंघू बॉर्डर के लिए निकले हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के एसएस पंधेर ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि संघर्ष कमेटी के करीब 700 ट्रैक्टर अमृतसर से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। ये दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर बाकी किसानों का साथ देंगे। किसान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इस याचिका में अदालत से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया गया है। अदालत में कृषि कानूनों को लेकर 6 याचिकाएं पहले से लंबित हैं। अक्टूबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा था। अब इन सभी याचिकाओं पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का आरोप लगाते हुए महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें 7 दिसंबर को भी पुलिस ने अलीपुर थाने में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। अब मिल रही जानकारी के अनुसार सिंघू बॉर्डर पर तैनात 2 आईपीएस अफसर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों पुलिस अधिकारियों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने एक जोड़े की शादी रोककर उन्हें रात भर थाने में रखा और सुबह तब छोड़ा जब यह साबित हो गया कि दोनों मुस्लिम ही हैं। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि लव जिहाद को अंजाम देते हुए एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कर उससे शादी कर रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शादी रोक दी। 39 वर्षीय हैदर अली ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें थाने ले गई और बेल्ट से पिटाई भी की। हालांकि जोड़े की शादी तब हुई जब आजमगढ़ से लड़की के भाई ने आकर पुलिस को बताया कि लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती है और लड़की के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि राज्य में गौ संरक्षकों के जीवन पर संकट था, इसलिए सरकार ने बीफ बैन बिल लाया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में मंत्री ने कहा, कानून आने से पहले गौरक्षकों का जीवन जोखिम में था। जो लोग मवेशी व्यापार में हैं, उनके जीवन पर कोई संकट नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य का नया गौ हत्या वध विधेयक गौरक्षकों की रक्षा करेगा और उन्हें आगे प्रेरित करेगा। बिल के तहत गोवध का अपराध संज्ञेय है और उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की कैद और 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोषी सिद्ध होने पर मवेशियों, वाहनों, सामग्रियों और परिसरों को जब्त करने का भी प्रावधान है। कांग्रेस और एनसीपी ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि विपक्षी गठबंधन यूपीए के चेयरमैन की कुर्सी पर सोनिया गांधी की जगह अब शरद पवार बैठ सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों की ओर से नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच ये विपक्ष को बांटने की एक चाल है। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये भ्रम पैदा करने और विपक्ष को बांटने की कोशिश है। शरद पवार के यूपीए के चेयरमैन बनने की खबर को एनसीपी ने बेबुनियाद बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने पत्रकारों से कहा है कि पार्टी की यूपीए के सहयोगियों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, राजनीति अनिश्चितताओं से भरी है, कोई नहीं जानता आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि पवार साहब अगर यूपीए के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन पवार साहब ने खुद इससे इनकार किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। जानकारी है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें, जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी के बयान की निंदा की और कहा कि उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भी संवैधानिक बाध्यता के अधीन है और उन्हें संविधान के रास्ते पर चलना ही होगा। धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और वे कई बार मुख्यमंत्री, प्रशासन और पुलिस के सामने इसे लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं।
बिहार के बहुचर्चित पशुपालन घोटाला के दुमका कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी। उनके वकील ने शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से पूरक एफिडेविट के लिए 20 दिनों के समय की मांग की थी। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी करने से संबंधित दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी जमा करने के लिए कहा था। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 29,398 नए मामले सामने आए हैं और 414 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 97,96,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक कुल 1,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी सक्रिय मामलों की संख्या भी 3,63,000 से ज्यादा है। अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों ने फाइजर बायोटेक द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की है। 23 विशेषज्ञों के एक दल ने फाइजर कंपनी की कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया है। फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर इंडिया ने भारत में भी अपनी कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उनके देश के लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने का काम 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ इजरायल अपने नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने वाले दुनिया के शुरुआती देशों में शुमार हो जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बड़ा सम्मान मिला है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने इसी साल 7 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हराया है। वहीं कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक मीडिया दिग्गज जिम्मी लाई को चीन के नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने की खबर है। उन पर दूसरे देशों से मिलीभगत कर सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगे हैं। जिम्मी हांगकांग में एप्पल डेली न्यूज़पेपर के संस्थापक हैं। जिम्मी लाई अपने पेपर के जरिए लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने कई बार चीन की सरकार के खिलाफ भी छापा है। इसके साथ ही वह पेपर के जरिए लोगों से प्रदर्शनों में हिस्सा लेने को भी कहते रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।